हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हम अपना न्यूरल कंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, इम्पल्स कंडक्शन और इम्पल्स फॉर्मेशन के बारे में। आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंडक्ट कार्डियोमायोसाइट्स का कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स। ये कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स में कैसे होती हैं, कितना पार्ट हार्ट का कवर करती हैं और कैसे इनमें इम्पल्स का ग्राफ बनता है और कौन कौन से आयन इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। हमारा फिर पूरा कार्डियोमायोसाइट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे, आगे की चीज़ें करेंगे और जो भी हमारी इंपॉर्टेंट है बुक्स की। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कार्डियोमायोसाइट का कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियो मायोसाइट्स। कौन सी हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स, कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। ये हमारे हार्ट का 95% पार्ट तक कवर करती हैं। 95% पार्ट ऑफ हार्ट। अब भाई देखिए, इसमें कैसे पता चलेगा कि 95%? भाई देखिए, हमारे घर में जैसे हमारे घर में क्या ज्यादा चीजें हैं, घर में बिजली की तारें या फिर घर में जो ईंटें हैं, कौन सा ज्यादा पार्ट कवर कर रही है हमारे घर का? ऑब्वियस सी बात है, हमारे घर की ईंटें तो ऐसी ही होती है जिससे हमारा हर्ट बना है। मेन तो वो ईंटें तो यही है, इनसे तो मिलकर बना है। वो कंडक्टिंग सेल्स तो बेसिकली बस घर के तारों की तरह है जो हमारे हार्ट को कनेक्ट कर रही है आपस में एक दूसरे सारे मसल्स को। वो तो बस वो पार्ट है। तो बाकी का तो हमारा ये वाला पार्ट है ना, जो ईंटें हैं घर की, वो तो हमारा सारा कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स का बना है। तो हमें वही पढ़नी है। तो ये इसलिए हमारा 95% पार्ट तक कवर कर लेती है हमारी हार्ट का। 95% पार्ट ऑफ हार्ट। सारे चैम्बर्स इसके बने होते हैं हमारे। तो देखिए, 95% पार्ट तक हमारे इससे कवर हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें आयंस कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। आयंस है हमारे पास 3। वही जो हमारे कंडक्टिंग सेल्स में काम आ रहे थे, वही आयंस यहाँ काम आएंगे। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इंपल्स, कंडक्शन, ट्रांसमिशन वगैरह सेम बिल्कुल न्यूरल इंपल्स की तरह होगा। बस फर्क इतना होता है, यहाँ पे सोडियम के साथ साथ कैल्शियम भी आ जाता है। जो काम सोडियम कर रहा था ना, वहीं पे सेम कैल्शियम भी उसके साथ वही काम करेगा। उसका कैल्शियम के लिए अलग से कोई चीज नहीं है, सेम सोडियम वाला ही काम करेगा। अंदर जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, डीपोलराइजेशन होगा, फिर उसके बाद में बाहर फेंक दिया जाएगा सेल से, तो रीपोलराइजेशन होगा। यही सारी चीजें जैसे सोडियम करता है वैसे ही ये करेगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है न्यूरल इंपल्स का और हार्ट में कंडक्शन का। ये सारे आयंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसा होता है कि पहले पोलराइज, इसमें क्या होता है बस ये याद रखिएगा, यहाँ पे नो फिक्स्ड पोटेंशियल। ऐसा कि भाई न्यूरल इंपल्स में तो ऐसा होता है, जब कोई इंपल्स कंडक्शन नहीं हो रहा होगा तो न्यूरॉन शांत रहेंगे, बिल्कुल पोलराइज स्टेट रहेगी, -70 मिलीवोल्ट बना रहेगा। लेकिन हार्ट तो कंटिन्यू वर्क करता है 1 मिनट में 72 टाइम्स। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे बार बार ऊपर नीचे होता रहता है ग्राफ, वोल्टेज फ्लक्चुएट करती रहती है। तो जिस वजह से क्या होता है, हमारे प्रॉपर एक फिक्स पोटेंशियल नहीं बन पाता, स्टेबल पोटेंशियल बार बार फ्लक्चुएट करता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इससे हमारे ग्राफ में कभी ऐसा नहीं होता कि स्टेबल हो गया हमारा ग्राफ। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे फिक्स पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हर चैम्बर के लिए अलग अलग पोटेंशियल होती है। भाई देखिए, जो जहां से मेन स्टार्ट हुई वोल्टेज, वो आर्टरी के लिए अलग होगी। भाई जहां से ऐसा होता है ना, वहां पे हम 70 मिली वोल्ट से स्टार्ट करते थे माइनस के, लेकिन एक फिक्स पॉइंट तो होगा ना जहां से एक इंपल्स कंडक्ट होगी, फिर वापस उसका फेस पूरा होगा। वो तो एक फिक्स हो गया ना एक इंपल्स का, कि वहां पे एक्ट कैसे किया मसल्स ने, वो तो फिक्स हो ना। भाई इसमें क्या होता है, -70 मिली वोल्ट से स्टार्ट करते थे और -70 मिली वोल्ट पे आके खत्म करते थे, तब बोलते थे हमारी एक इंपल्स कंडक्ट हुई। तो यहाँ पे हम इंपल्स वाइज करते हैं कि इंपल्स वाइज कितनी इंपल्स निकल गई और उसमें कैसे सेल ने एक्ट किया। तो वहां पे हम 70 मिली वोल्ट से स्टार्ट करते थे और उसी में खत्म करते थे। यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे, हर चैम्बर के लिए अलग अलग है। आर्टरियल्स के लिए, आर्टरिया के लिए है ये माइनस का 80 मिली वोल्ट, और वेंट्रिकल के लिए, वेंट्रिकल के लिए कितना, माइनस का 90 मिली वोल्ट। भाई सिंपल ही है क्या, देखिए एक बार ध्यान समझिए। न्यूरॉन में क्या होता था, ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाता था, ऐसे नीचे आता था, -70 पे रहता था, और यहाँ पे आगे -70 पे खत्म हो जाता था। यहाँ पे एक हाइपर पोलराइज्ड स्टेट के बाद ऐसे आ जाता ग्राफ। इसको हम क्या बोलते थे, ये हमारी होती थी एक इंपल्स।
फिर अब दूसरी इंपल्स आएगी तो सेम वही प्रोसेस होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा फिर ऐसा आ जाएगा। ये करीब 30 मिली वोल्ट तक चला जाता है ऊपर प्लस का। ये तो न्यूरॉन में था। ऐसा ही सेम ग्राफ हमने आपको उसमें बताया था कंडक्टिंग सेल्स में इस तरह का, उसमें इस तरह से था। उसमें यहां से स्टार्ट करते थे करीब, उसमें पहले 40 से स्टार्ट करते थे, ऐसे होता था, -60 होता था, 60 से 40 पे आते थे, ऐसा होता। पहले इनिशियल फेज होता था प्री पोटेंशियल फेज, -60 से -40 पे करीब, और फिर और ऊपर जाते थे प्लस में, और फिर ऐसा आ जाता नीचे आ जाते थे। फिर ऐसे पहले प्री पोटेंशियल फेज आता था, इसको हम प्री पोटेंशियल बोलते थे, पोटेंशियल, इसको डीपोलराइजेशन, और देन इसको रैपिड बोलते थे, रैपिड डीपोलराइजेशन। रैपिड वर्ड इसलिए आते थे क्योंकि काफी फास्ट होता था ये, और यहां पे रैपिड रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन करीब ये प्लस का 5 वोल्ट तक चला जाता था, 5 मिली वोल्ट तक। ये हमारा इसका ग्राफ होता था कंडक्टिंग के लिए। ये कंडक्टिंग का होता था, कार्डियोमायोसाइट की कंडक्टिंग सेल्स का, कंडक्टिंग कार्डियोमायोसाइट्स का ये ग्राफ होता था। न्यूरॉन का ये ग्राफ होता है। अब ऐसे इसमें पढ़ेंगे हम, इसमें भी हाई अलग अलग पोटेंशियल्स का अलग अलग ग्राफ बनेगा। बस एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, भाई जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं उसमें हमें फिक्स अच्छे से पता नहीं चल पाता। कई बार क्या होता है, हमारे को जब स्टडी करते हैं प्रॉपर डिस्टिंक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते हमें, बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ करते हैं, तब हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ करते हैं, प्रिसीजन, तब जाके हमारे को सही रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें जल्दी मिल जाते हैं जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स होती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस वाले में करते हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं, मोर डिस्टिंक्ट पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा ग्राफ होता है। ये मतलब ये हमारी चीज होती है इसकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स की इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम इसका ग्राफ कैसे बनता है, कैसे इसमें इंपल्स कंडक्शन होता है। तो इंपल्स फॉर्मेशन का प्रोसेस तो सेम ही है। कोई पीछे से ऊपर से ऐसे नोड से सिग्नल आएगा, ऐसे नोड से आते आते हार्ट की पुरखिंज फाइबर से आके, पुरखिंज फाइबर सिग्नल दे रहे हैं, इन्हें अपनी तरफ से इंपल्स क्रिएट करने के लिए क्या करना है, पुरखिंज फाइबर जैसे सिग्नल आएगा, पुरखिंज फाइबर से लेकर आएगा, कंडक्टिंग सेल से पुरखिंज फाइबर से तक सिग्नल आएगा, पुरखिंज फाइबर से वो क्या करेंगे, वहां पे सिग्नल करेंगे और स्टिमुलस की तरह काम करेंगे, स्टिमुलस की तरह काम करेंगे। उससे क्या होगा, फिर वहां पे तुरंत क्या होगा, चैनल्स खोल दिए जाएंगे, जिन पे चैनल्स लगे होते हैं ना, सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल, उनको ओपन कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, रैपिड डीपोलराइजेशन होगा। तुरंत बहुत तेजी से अंदर की तरफ एंट्री होगी सोडियम पोटेशियम की, सोडियम और कैल्शियम की, कैल्शियम सोडियम और कैल्शियम आइंस के अंदर की तरफ रैपिड एंट्री होगी। उससे क्या होगा, आगे की तरफ फिर थोड़े टाइम बाद जब उनकी डीपोलराइजेशन वाली स्टेट आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे, यहाँ पे क्या होता है, रैपिड रिपोलराइजेशन नहीं होता, यहाँ पे स्लो रिपोलराइजेशन होता है। रिपोलराइजेशन धीरे 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 जाएगा नीचे की तरफ। तो 3 फेज आते हैं यहाँ पे। पहला रैपिड डीपोलराइजेशन, स्लो रिपोलराइजेशन, और फिर रिपोलराइजेशन को यहाँ पे बोलते हैं प्लेटिव फेज बोल देते हैं, स्लो फेज को। और फिर उसके बाद आता है रैपिड रिपोलराइजेशन, पहले स्लो रिपोलराइजेशन फिर रैपिड रिपोलराइजेशन, 3 फेज आएंगे। देखिए ऐसा बन जाता है इसमें ग्राफ। अभी शॉर्ट में बताते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। देखिए ऐसे जाएगा पहले ऊपर की तरफ, कब जाएगा, जब यहाँ पे पुरखिंज फाइबर से सिग्नल आ जाएगा। भाई पुरखिंज फाइबर्स के थ्रू जो भेजा हुआ ऐसे नोड ने सिग्नल इनको, इंपल्स को, जो हमारे कंडक्टिंग सेल्स का बना हुआ था, उनसे सिग्नल इन तक आएगा। सिग्नल आते सोडियम और कैल्शियम चैनल के आयंस चैनल्स खोल दिए जाएंगे, जिससे वो अंदर की तरफ एंट्री लेंगे, और इस आ गया हमारा रैपिड, इसको रैपिड डीपोलराइजेशन, आरडी बोल दिया। फिर उसका क्या होगा, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारा होगा प्लेटिव फेज। इसको क्या बोलते हैं, स्लो फेज होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्लेटिव। ठीक है, फेज। और फिर लास्ट में फास्ट रिपोलराइजेशन, यहां से ये वाला रिपोलराइजेशन।
तो हमारी 3 स्टेट होती हैं जो हमारी इसमें ग्राफ में बनती है। अभी इसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, बारी सारा नोट कर लीजिए पहले। हाँ तो देखते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं इसमें कि कैसे इंपल्स में कंडक्शन होता है, क्या क्या फेज आते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं इस ग्राफ को। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से फेज आएंगे इंपल्स कंडक्शन में। बस इनका देखो, इनका काम क्या है बेसिकली, इंपल्स ने पीछे से मिल ही रही है, बस इनको क्या करना है, जैसे इन सेल्स को सिग्नल मिलेगा पुरकिंज फाइबर्स के कंडक्टिंग सेल से, ये करेंगी अपने चैनल्स खोल देंगी, उससे एंट्री होगी आयंस की और इनके सेल्स का कंडक्शन होगा और पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे उन्हें सिग्नल्स मिलते जाएंगे। ये तो करना है इनको काम को। तो देखना है इंपल्स में कौन कौन से फेज आएंगे। सबसे पहले यहां पे आता है, फर्स्ट फेज आएगा रैपिड डीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, सोडियम एंड कैल्शियम आयंस चैनल ओपन कर दिए जाते हैं वो, एंड रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम अकर। इन दोनों का रैपिड इनफ्लक्स होता है सोडियम और कैल्शियम का। अगर पोटेशियम का कोई इनफ्लक्स वगैरह नहीं होता, पोटेशियम ऑलरेडी अंदर होता है, पोटेशियम का कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है। इस फेज में टाइम कितना लगता है, कितना टाइम में रहता है, 3 से 5 मिली सेकेंड ये फेज रहता है। सेकंड फेज कौन सा आता है इसका, सेकंड फेज आएगा इसका स्लो प्लेट्यू फेज। इस फेज में क्या होगा, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें ऐसा ग्राफ बनाते पहले समझ लेते हैं। इस फेज में क्या होगा कि अब अंदर के तरफ से ले गए सेल वो एकदम डीपोलराइजेशन, कितने से कितने मिली वोल्ट तक जाएगा, पहले सप्लाई देख लेते हैं बट उसको कितने से कितनी वोल्ट तक जाएगी। भाई आर्टरी के लिए बात करेंगे, आर्टरी हमने क्या बताया था, माइनस से 80 मिली वोल्ट से प्लस 30 पे चली जाएगी। और अगर वेंट्रिकल की बात हो रही है, जो डीपोलराइजेशन होगा यहाँ पे कि वोल्टेज ऊपर की तरफ जाती है, पोटेंशियल आयन चेंज होते तो ये -90 से +30 में चल जाएगी, ये स्पेस में होएगा। अब ऊपर की तरफ चला गया ग्राफ, अब यहां से देखिए अब कौन सा फेस आया, स्लो प्लेट्यू फेज। इस फेज में क्या होगा देखिए, अब देखिए अंदर इधर चलेगा +30 मिली वोल्ट पे चला गया। अब धीरे धीरे आयंस का आउटफ्लक्स होगा, इन मतलब इफ्लक्स, ईफ्लक्स बोलते हैं, जब बाहर की तरफ आयंस है तो अंदर जाने को इनफ्लक्स, बाहर आने को ईफ्लक्स, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे अंदर भी जाते रहेंगे आयंस, बाहर भी आते रहेंगे। बाहर कौन से आयन आते हैं, शुरुआत में पोटेशियम आयंस आते हैं जब हमारा रिपोलराइजेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे होता है पहले स्लो जा रहा होता है, तो कुछ पोटेशियम के आयन चैनल थोड़े ओपन किए जाएंगे, सारे नहीं ओपन किए जाएंगे, वरना सारे कर दी तो एकदम से निकल जाएंगे, तो रैपिड हो जाएगा वो। रैपिड रिपोलराइजेशन हमें स्लो करना है, तो हम सिर्फ कुछ चैनल्स को ओपन करेंगे, कुछ चैनल्स को ओपन कर जाएगा, धीरे धीरे पोटेशियम बाहर जाता रहेगा साथ में, ताकि स्लो और स्लो हो जाए फेस। उसके लिए अर्थन कैल्शियम आयन के चैनल्स भी ओपन रखते हैं, अंदर अभी भी चल रहा है इनटेक, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम अभी तक चलता रहेगा और स्लो कैल्शियम इफ्लक्स चल रहा है यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे कैल्शियम आयन अंदर आ रहे हैं काफी फास्ट, और जबकि पोटेशियम आयन धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। देखिए यहां पे क्या होता है, स्लो ओनली, यहां पे लिखेंगे सम पोटेशियम चैनल्स ओपन, जिससे क्या होगा, स्लो ई फ्लक्स, बाहर की तरफ हो रहा है ना वो, तो ई फ्लक्स बोलते हैं ऑफ पोटेशियम अकर, पोटेशियम आयन का बाहर की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे,
कैल्शियम आयन के सारे चैनल्स ओपन है, बट स्टिल कैल्शियम चैनल्स ओपन, जिसकी वजह से क्या होगा, इनटेक बस थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़े थोड़े चैनल्स बंद हुए हैं, तो इनफ्लक्स अभी भी चल रहा है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम अकर। मतलब क्या हुआ, हमने ये क्या किया, सारे पूरे कैल्शियम का चैनल्स बंद हुए नहीं, और जबकि थोड़े से बहुत थोड़े से ओपन करे गए पोटेशियम आयन के चैनल, जिससे वो ताकि इस फेज को स्लो करा जा सके, कि कम जो इनका पोटेंशियल है धीरे धीरे गिरे, बहुत धीरे धीरे, -30 से हमें 0 पे लाना है पोटेंशियल को घटा के, लेकिन धीरे धीरे लाना है, बहुत धीरे धीरे। जो फेज यहाँ पे 3 से 5 मिली सेकंड का रहा था ना, स्लो करते करते ये फेज ही यहाँ पे पहुंच जाएगा। कितने टाइम लगेगा इसमें, 175 मिली सेकेंड, इतना लंबा कर दिया हमने इस फेज को ही। कैसे करा, थोड़े से कैल्शियम आयंस के चैनल्स ओपन रखे, जिससे अंदर आता रहा कैल्शियम लगातार, जिससे धीरे धीरे घटे पोटेंशियल, और थोड़े से ही हमने पोटेशियम आयन के चैनल्स खोले। ये वाले चैनल तो ऑलमोस्ट ओपन रखे सारे, बस बहुत थोड़े से हमने पोटेशियम आयन के चैनल्स खोले, जिससे वो बाहर की तरफ गया, और बाकी कैल्शियम आयन के चैनल्स ओपन थे तो अंदर आता रहा। इसलिए धीरे धीरे घटा, ऐसे घटा। नॉर्मली घटना चाहिए था तो ऐसे घटना चाहिए था, जो उसका वेव का पोटेंशियल होता है, लेकिन घटा कैसे, पहले ऊपर गया, ये डीपोलराइजेशन हुआ बहुत धीरे धीरे, 30 से 0 पे आ गया। धीरे कैसे हुआ, पहला तो क्या रीजन रहा, पहले तो बहुत थोड़े से ही पोटेशियम आयन के चैनल्स ओपन करे गए, और दूसरा रीजन क्या रहा कि कैल्शियम आयन के चैनल्स भी ऑलरेडी ओपन थे ऑलमोस्ट सारे। इस वजह से ही इन दोनों चीजों की वजह से ही हमारा ये फेज काफी स्लो रह पाया और प्लेटिव फेज बन पाया। दूसरा, इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा फेज आएगा, तीसरा फेज भी नीचे लिख लेते हैं, चलो। तीसरा फेज है हमारा रैपिड, अब आएगा रिपोलराइजेशन। रैपिड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रैपिड हो जाएगा, अलग से कर देता हूं मैं, रैपिड रिपोलराइजेशन। अब क्या हुआ, अब भाई जो धीरे धीरे सारे पोटेशियम आयंस तो बाहर आने देते, क्योंकि हमने कुछ चैनल्स ओपन किए थे, अब सारे ओपन कर देंगे कि भाई अब फटाफट बाहर निकालो सारे। अब बहुत लंबा हो गया फेस, प्लेटिव फेस, तो अब फटाफट इन चैनल्स को बाहर सारे खोल दिए जाते हैं, कैल्शियम आयन के चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि अंदर ना आ पाए, और पोटेशियम आयन के चैनल्स ओपन कर दिए जाते हैं सारे। क्या होगा, कैल्शियम चैनल्स कैल्शियम चैनल बंद कर देंगे, क्लोज, जबकि पोटेशियम आयन के चैनल्स सारे ओपन कर देंगे। जो थोड़े से ओपन किए थे ना यहाँ पे, सारे ओपन कर देंगे हम, ऑल ओपन। इससे क्या हुआ, ये फेज जो धीरे धीरे घट रहा था ना, बहुत धीरे धीरे प्लेटिव फेज में, अब एकदम से डीप जाएगा ग्राफ माइनस में, जैसे पुराना किया था ना, कितने पे जाएगा, 80 या 90 पे वापस चला जाएगा। और इस पर हमारे 3 फेज के साथ हमारा ये पोलर इनमें इंपल्स का कंडक्शन होता है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसका फिर ग्राफ बनाते हैं। इस फेज की खासियत लिख लीजिए, ये फेज होता है टाइमिंग क्या है इसकी, 75 मिली सेकेंड का ही होता है ये फेज, ज्यादा लंबा नहीं होता। सबसे फास्ट ये वाला होता है, फिर थोड़ा उसका ये होता है, सबसे स्लो ये वाला होता है। ये 3 फेज होते हैं जो काम के होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो आगे देखते हैं, उसका ग्राफ देखते हैं। देखिए ग्राफ बड़ा सा मानते हैं, सारी चीज एक साथ आ जाएंगी। देखिए शुरुआत करते हैं हम, एक साथ लेते हैं 80 या 90, दोनों के लिए आ जाएगा, आर्टरिया और वेंट्रिकल माइनस का, दोनों जहां से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 0 लगा लेते हैं, 0 मिली वोल्ट पे, और ऊपर लगा लेते हैं प्लस का 30, जहां पे हमारा जाएगा। ठीक है,
स्टार्ट कर रहे हैं पहले यहाँ से पहले क्या होता था, जैसे सिग्नल मिलता था तुरंत हमारे सोडियम के और कैल्शियम के आयंस के चैनल ओपन कर दिए जाते थे, तो जिससे क्या होता था, रैपिड डीपोलराइजेशन होता था, ऊपर जाता था एकदम। कितना टाइम लगता था इस फेज को, बोलते क्या था पहले डीपोलराइजेशन, रैपिड डीपोलराइजेशन बोलते थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग कितनी है, 3 से 5 मिली सेकेंड, फेज का नाम भी लिख रहे हैं। और क्या हुआ, सोडियम कैल्शियम चैनल ओपन किया गया उन्हें, इस वजह से हुआ ये फेज, ठीक है। सेकंड फेज ठीक है, रैपिड डीपोलराइजेशन हुआ है, रैपिड लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। रैपिड डीपोलराइजेशन, टाइमिंग और कॉन्वेंस चैनल ओपन हुए। उसके यहाँ पे +30 वाला क्या होता है, धीरे धीरे पोटेंशियल घटते घटते प्लेटिव फेज में 0 पे आएगा। 0 थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि दिखे फर्क, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है 0 मिलीवोल्ट। अब इसे धीरे धीरे घटाया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आ गया 0 पे। इस फेज को क्या बोला हमने, प्लेटिव फेज। प्लेटिव फेज आ गई, सेकंड फेज है, कितने टाइम का होता है, 175 मिली सेकेंड। यहां पे क्या क्या चीजें हुई, एक तो थोड़े से पोटेशियम आयन के चैनल्स ओपन करे गए और ऑलमोस्ट सारे कैल्शियम आयन के चैनल्स ओपन थे, जिससे क्या होता है, ज्यादा कैल्शियम अंदर आ रहे थे, थोड़े से पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, जिससे बहुत धीरे धीरे पोटेंशियल घट रहा था उसका। लिख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट में क्या है, सम पोटेशियम चैनल्स ओपन, कुछ ओपन थे और ऑल कैल्शियम चैनल क्लोज ओपन। इसके सारे ओपन थे और इसके बहुत थोड़े से ओपन थे, इसलिए क्या होता है, काफी फेज स्लो रहता है, 175 का जाता है। फिर उसके बाद यहां से क्या होता है, 0 पे आने के बाद अब यहां से रैपिड डीपोलराइजेशन होता है, रैपिड डीपोलराइजेशन, ये सेकंड फेज था। थर्ड फेज कौन सा है, रीपोलराइजेशन, रैपिड रीपोलराइजेशन, ठीक है। ये फेज कितने टाइम का था, 75 मिली सेकेंड। और इस फेज में क्या हो रहा था, ऑल पोटेशियम चैनल्स ओपन, जबकि ऑल कैल्शियम चैनल क्लोज। ये चैनल सारे क्लोज कर दिए गए ताकि अब और अंदर ना आए, और पोटेशियम आयन के सारे चैनल खोल दिए गए ताकि फटाफट बाहर जाए। टाइमिंग 75 तक रहे। इस तरह से हमारे फेज बनता है, एक ग्राफ बनता है इसमें, और फिर आगे वही चलती रहेगी, दोबारा से ऐसे ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे इसको हम 2 फेज में और डिवाइड कर देते हैं। कई बार क्या करते हैं, इस पूरे को हम बोल देते हैं लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड, इस पूरे पीरियड का नाम दे देते हैं, ठीक है। जिसमें से यहां से लेके यहां तक, ये वाला तो होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, और दूसरा ये वाला बचा हुआ कौन सा होता है, जो ये वाला होता है, इसको बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं, यहां पे लिख देते हैं रिलेटिव। इस पूरे जो टाइम लगा ना, इस पूरे टाइम में इसको हमने डिवाइड कर दिया पीरियड्स में, कुछ पूरे को बोल दिया लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। यहां से लेके करीब यहाँ पे जहां से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ वहां तक के बोल दिया हमने एब्सोल्यूट पीरियड, और जो बचा हुआ उसको बोल दिया रिलेटिव पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव
पीरियड, जिसमें से पूरा लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है हमारा करीब 250 मिली सेकेंड्स का, उसमें से एब्सोल्यूट हमारा पीरियड होता है 200 मिली सेकेंड, और बचा हुआ कौन सा होगा 50 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इन दोनों को प्लस करके बन जाता है हमारा लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो हम फॉर्मूला ले सकते हैं एब्सोल्यूट, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड प्लस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बराबर में जाएगा हमारा लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। याद रखिएगा ये 250 पूरा 250 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कार्डियोमायोसाइट का कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स का ग्राफ, कैसे कैसे इनमें इंपल्स कंडक्शन होते हैं, सब यहाँ पे कौन कौन से आयंस इन्वॉल्व हुए हैं और क्या ग्राफ बना इनका, कितनी कितनी पोटेंशियल रही, किस चैम्बर की कितनी रही। आर्टरिया की कम रहती है 80 माइनस का, वेंट्रिकल्स की और ज्यादा रहती है। उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आता है क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। रीजन ये क्योंकि उससे फिर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, तो पूरी बॉडी में ब्लड जाए अच्छे से, उसके लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है, तो इस वजह से उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल चाहिए होता है, तो इसलिए उनकी पहले से ज्यादा नेगेटिव में जाती है। फिर -90 से +30 में जाती है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन कर पाते हैं वो चैम्बर्स हमारे, वरना आर्टरी इतना नहीं कर पाते 80 से। तो इसलिए ये रीजन रहता है कि हमारा वेंट्रिकल्स की ज्यादा नेगेटिव में रहती है पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है और यहाँ पे हमारा कार्डियोमायोसाइट टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम आगे करेंगे। थैंक यू।